नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ से मिले अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया की निदेशक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुलसी गबार्ड से की मुलाकात। बैठक में एसएफजे की गतिविधियों पर जताई चिंता। महाराष्ट्र के नागपुर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू। नागपुर में पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी। पुलिस ने 55 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। सुनीता और विल्मोर की घर वापसी। अंतरिक्ष से धरती तक 17 घंटे का सफर। कल 19 मार्च को धरती पर पहुंचेंगे दोनों अंतरिक्ष यात्री। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया की निदेशक तुलसी गबार्ड के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य से प्रेरणा लेते हुए आपसी चर्चाओं में भारत अमेरिका द्विपक्षीय आपसी रक्षा साझेदारी की लगातार बढ़ती ताकत की पुष्टि की गई। दोनों नेताओं ने इस बात पर विशेष चर्चा की कि दोनों देशों के बीच नीतिगत सुरक्षा व्यापक और वैश्विक सहयोग का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ बनी हुई है। राजनाथ सिंह और तुलसी गबार्ड ने अपनी मुलाकात में आगे भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास, आपसी सहयोग, रक्षा औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के एकीकरण और सूचनाओं का परस्पर साझाकरण, खासतौर पर समुद्री क्षेत्र में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने अति आधुनिक रक्षा और विशिष्ट टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। महाराष्ट्र के नागपुर में कल रात से बवाल हो गया। औरंगजेब की कब्र ढहाने की मांग को लेकर हिंसा भड़क उठी। उपद्रवियों ने घरों पर पथराव किया और गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस पर हमला किया गया, जिसके चलते इलाके में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर मुगल बादशाह का पुतला फूंका और इसके बाद पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। 55 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। हिंसा के बाद प्रशासन ने इलाके में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया और हिंसा के बाद नागपुर में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस की 20 टीमें बनाई गई हैं। पुलिस अधिकारियों ने इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और कानून व्यवस्था का उल्लंघन न करने की चेतावनी दी। यह कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा। कंट्रोल में है और ऐसा कुछ नहीं है अभी कि जिससे कोई घबराए, परंतु जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं। कौन कौन इसमें दिख रहे हैं तो उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है। किस तरीके से पूरा माहौल तैयार हुआ, क्योंकि शाम को शांतता थी पूरे इलाके में, क्या हुआ? यही जैसे मैंने आपको बताया कि जब कुछ लोग जमा हुए इसमें आमने सामने आए, उन्होंने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अरेस्ट उस समय चल ही रहा था। तो उसका कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते, जो उस तरह का हुआ। कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए और उसके बाद में आमने सामने हुए और पुलिस जो है उस समय पे पहुंच गई थी। कुछ दगड़ फेंक हुआ है। अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर वापस से आ रहे हैं और 17 घंटे के सफर के बाद दोनों अंतरिक्ष यात्री कल 19 मार्च को धरती पर पहुंच जाएंगे। अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के लौटने का समय आ गया है। 9 महीने 13 दिन बाद दोनों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट रहे हैं। आज मंगलवार सुबह 10:35 पर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग हुई और 19 मार्च को सुबह 2:41 पर इंजन को फायर किया जाएगा और फिर पृथ्वी के वातावरण प्रवेश करेगा। बुधवार 19 मार्च की सुबह 3:27 पर समुद्र में यान की लैंडिंग होगी और करीब 17 घंटे के सफर के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट धरती पर पहुंच जाएंगे। नौकरी के बदले जमीन के मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए लालू प्रसाद को सम्मन जारी किया है। ईडी ने लालू यादव को कल 19 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। 76 वर्षीय लालू प्रसाद यादव को पटना में ईडी कार्यालय में पेश होना होगा। ईडी ने लालू यादव के परिवार के कई अन्य सदस्यों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है, जिनमें उनके दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सम्मन के बावजूद लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी ने बीते साल लालू यादव और उनके परिजनों के खिलाफ दिल्ली की अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।
शियद नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। ड्रग केस में पूर्व मंत्री की फर्मों में संदिग्ध वित्तीय लेन देन के सुराग मिले हैं। मामले में कल सोमवार को एसआईटी ने उनसे 8 घंटे की पूछताछ की और आज मंगलवार को दोबारा पूछताछ के लिए पटियाला बुलाया है। एसआईटी अधिकारी वरुण शर्मा ने खुलासा किया कि एसआईटी को इस मामले में विक्रमजीत सिंह मजीठिया और उनके परिवार से संबंधित फर्मों में संदिग्ध वित्तीय लेन देन के सुराग मिले हैं। हमने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए विदेश में हुए वित्तीय लेन देन को भी शामिल किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में 4 में से 3 आरोपी विदेश में हैं। उन्हें जांच में शामिल करने और कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस समेत हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मजीठिया और उनके परिवार की फर्मों के वित्तीय लेन देन के बारे में उन्होंने बताया कि जिस समय का यह मामला है उस समय इन फर्मों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा हुई है और विदेशी कंपनियों के साथ भी लेन देन हुआ है। कैश जमा होने समेत वित्तीय स्रोतों में अचानक हुई वृद्धि के बारे में भी एसआईटी ने उनसे सवाल जवाब किए हैं। कांग्रेस ने आज अपने सभी महासचिवों और राज्य प्रभारियों को एक अहम बैठक के लिए बुलाया है। शाम 5 बजे नए मुख्यालय इंदिरा भवन में होने वाली इस बैठक की कमान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे और राहुल गांधी की मौजूदगी में इस बैठक को और भी अहम बनाया जाएगा। 1 महीने में यह दूसरी ऐसी बैठक है। बैठक का मकसद है कि संगठन को कैसे नई ताकत दी जाए। 2025 को कांग्रेस ने संगठन सृजन वर्ष घोषित किया है और अगले महीने 8 और 9 तारीख को अहमदाबाद में पार्टी का अधिवेशन होने जा रहा है और आज की चर्चा में इसकी तैयारियां जोरों पर होंगी। पार्टी के भीतर बदलाव की हवा चल रही है और हर कोई इसे लेकर उत्सुक है। पंजाब पुलिस की जालंधर में हुई ग्रेनेड हमले के आरोपी के साथ आज मुठभेड़ हो गई। पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया। आरोपी ने यूट्यूबर के घर ग्रेनेड फेंका था और पुलिस ने उसके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जालंधर देहात पुलिस के अधिकारी ने बताया कि बीते दिन रोजर संधू के घर पर ग्रेनेड फेंकने के मामले में हमने एक बदमाश को गिरफ्तार किया था और वारदात के लिए आरोपी को 25,000 रुपए दिए गए थे और पूछताछ में आरोपी ने माना कि उसने ही ग्रेनेड फेंका था। आज सुबह पुलिस अधिकारी हथियारों की रिकवरी के लिए उसे लेकर आए थे तो आरोपी ने वेपन के हाथ में लेते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो आरोपी उसमें जख्मी हो गया। आरोपी के दाहिने पैर पर गोली लगी है। 2 गोलियां चलाई गई जिसमें एक गोली बदमाश ने चलाई और दूसरी गोली पुलिस द्वारा चलाई गई थी। ਤੇ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ ਲੌਬਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੈਪਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਵੈਪਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਵੱਜਾ, ਲੈਗ ਸ਼ਾਟ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ राइट लेग पे। सो इंजर्ड है हॉस्पिटल ਜਿਹੜਾ जब जहाँ पर लेकर आए थे तब पुलिस पार्टी नहीं थी उसके साथ? कितने लोग थे उसके साथ? पुलिस पार्टी अपने सीगे मुलाजिम। कितने मुलाजिम अपने नाल 10-12 मुलाजिम सी। 10-12 मुलाजिमों को उसने चकमा देकर पिस्तौल उठा लिए सर? फड़े हाथे ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। उसने बताया जहाँ पर आपने बताया कि वहाँ पर पिस्टल पड़ा है। जी जी तो मुलाजिम को उठाना चाहिए था कि वो क्रिमिनल उठाएगा? नहीं, वो क्रिमिनल ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ कितनी फायरिंग लगी है सर? ਉਹਦੇ ਲੈਗ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਉਧਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ। सर ऐसे कैसे होता है कि हर बार जो इनकाउंटर होता है उसके लेग चोट पर ही जो चोट लगती है? नहीं ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਲੈਗ ਸ਼ੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਐਡਮਿਟ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਇਹਦਾ 32 ਬੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਹਿਜਾਦ ਭੱਟੀ, ਉਹ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ इधर यूथ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। झारखंड में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने रांची में सरना स्थल के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर को लेकर विरोध जताने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अन्य आदिवासी विधायकों की 5 किलोमीटर लंबी सांकेतिक शव यात्रा निकाली। प्रदर्शनकारियों ने सिरमटोली में बनाए जा रहे रैंप को हटाने की मांग की और उन्होंने दावा किया कि इससे सरना स्थल तक पहुंचने में बाधा आ रही है और वाहनों की लगातार आवाजाही से इस धार्मिक स्थल की पवित्रता भंग हो सकती है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे 22 मार्च को रांची बंद कर देंगे। पारंपरिक आदिवासी परिधान पहने सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं ने आदिवासी विधायकों की सांकेतिक शव यात्रा में हिस्सा लिया जो सिरमटोली से शुरू होकर
अल्बर्ट एक्का चौक पर समाप्त हुई। अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शनकारियों ने रांची के विधायक सीपी सिंह और सांसद संजय सेठ के साथ साथ 28 आदिवासी विधायकों के पुतले जलाए और सांकेतिक रूप से उनका अंतिम संस्कार किया। क्या दिन आ गया है, जीता जी हम लोगों ने विधायक को मरा हुआ घोषित कर दिया। क्यों घोषित किया? क्योंकि हमारे जब सरना धर्म आर्थिक हमारे जिससे आस्था जुड़ा हुआ है, हमारा धार्मिक स्थल नहीं बचा पा रहे वो लोग, तो हमारे लिए वैसे विधायक मर चुके हैं। कब तक चलेगा विरोध? जब तक इस रैंप को नहीं हटाया जाएगा तब तक के लिए हमारे लिए आदिवासी विधायक मर चुके हैं। आप लोगों का 2 गुट में फिर हो जाएगा। 2 गुट में नहीं होगा, ये सच्चाई की मांग है। सरना सर के सामने जो रैंप गिराया गया है उसकी मांग है। सच में कौन है दोनों गुट में जो रैंप को हटाने की मांग कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।